मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डीके सर। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकूं। तो हमने पहले नाउंस के बारे में देखा था और आज हम जो 11th और 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो सेकंड चैप्टर होगा ग्रामर का, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन है क्या और किसे कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी किसी भी चीज़ को बदलना। यदि हम किसी भी चीज़ को बदलते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन हम इसके अंतर्गत किसी भी सेंटेंस को ऐसे बदलेंगे कि सेंटेंस बदलना चाहिए लेकिन उसका अर्थ या उसका भाव नहीं बदलना चाहिए, तो ऐसे परिवर्तन को ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात बदला गया सेंटेंस जिसका अर्थ ना बदले उसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य से हम नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कैसे बनाते हैं, इसमें देखना है। मुफ्त हमारा यही है। और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद डीके सर। और स्टूडेंट्स का तो सपोर्ट हमेशा से ही रहा है और आगे भी सभी लोग सपोर्ट करेंगे। हम देखते हैं रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है। रूल फर्स्ट कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात वाक्य में यदि सब्जेक्ट की विशेषता हो, या अर्थात कर्ता की विशेषता यदि सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य में यदि सब्जेक्ट की यानी कि कर्ता की क्या हो, विशेषता, तो जब भी हम उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। देखेंगे कि स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। आज हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, फिर हम यूज करेंगे एंटोनिम ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात जो हमारा एडजेक्टिव होगा यानी कर्ता की जो विशेषता होगी, एडजेक्टिव होगा, उसका हम क्या यूज करेंगे, एंटोनिम, अर्थात विलोम शब्द, यानी कि उल्टा यूज करेंगे। किसके साथ, नॉट के साथ। यदि हम नॉट के साथ एंटोनिम का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, और हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि इसका अर्थ क्या ना हो, बदले ना। जैसे हमने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, अर्थात उस सेंटेंस में कहा गया कि राम इज अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। यह सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव, और इसमें जो गुड है जी क्या है, सब्जेक्ट की विशेषता। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। वह शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाता है जो सब्जेक्ट के गुण बताए, तो वो कैसा है, अच्छा। तो जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, फिर क्या लिखेंगे, नॉट। अब नॉट के बाद हमें क्या यूज करना है, एडजेक्टिव का विलोम शब्द, अर्थात गुड मीन्स अच्छा, तो बैड मीन्स बुरा, क्या लिख देंगे, बॉय। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। उसने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा कह रहा है कि राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है, अर्थात जब बुरा नहीं है तो कैसा है, अच्छा।
तो इसी प्रकार का परिवर्तन ही कहलाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम सेकंड रूल देखेंगे, इसको देख लो अच्छी तरीके से। अब हम सेकंड रूल जो है देखेंगे क्या है हमारा। अब हम सेकंड रूल की ओर चलते हैं। अब रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कहता है कि ऐसा कोई भी शब्द हो जिसको हम विलोम शब्द में ना बदल पाएं। ऐसा कोई शब्द हो जिसको हम किस में ना बदल पाएं, विलोम शब्द, अर्थात जिसका हमें क्या ना मिले, एंटोनिम। तब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं कि हम क्या करेंगे। यदि वाक्य में विलोम शब्द ना मिले तो रूल नंबर सेकंड, उसने कहा कि यदि वाक्य में विलोम शब्द ना मिले तो हम नॉट के साथ फेल टू, किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम उस नॉट के साथ क्या जोड़ देंगे, फेल टू। और जब हमें लगाना कब है, हम तब फेल टू का यूज करेंगे जब वाक्य में हमको क्या ना मिले, विलोम शब्द। ठीक, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कहता है। और किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बदल सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद यूज करेंगे फेल टू, और फेल टू के बाद हम यूज करेंगे वर्ब, वर्ब के बाद करेंगे ऑब्जेक्ट। तो एक कॉमन चीज, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में B5 अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें S, ES या IES का प्रयोग हुआ हो तो हम सहायक क्रिया क्या यूज करते हैं, डज। और यदि वाक्य में B1 का प्रयोग हुआ हो तो सहायक क्रिया क्या यूज करते हैं, डू। यानी जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यदि उस सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में B5 यानी S, ES और IS लगा होगा तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, डज। और यदि फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम बी डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। और अगर B2 होगा तो हम यूज करेंगे डिड, और इन तीनों के साथ हम यूज करते हैं B1। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में B5 हो तो हम डज लगाएंगे, B1 होगा तो हम डू लगाएंगे, और B2 होगा तो हम डिड लगाएंगे। और जब हम इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो इस वर्ब है वो कौन सी फॉर्म की आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। देख लो इसको अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस की ओर और हम देखेंगे कि अब सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सेंटेंस हमारा फर्स्ट है कि आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। क्या हमें इसका विलोम शब्द मिल सकता है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं विलोम शब्द, नहीं। तो जब सेंटेंस में हम विलोम शब्द यूज नहीं कर सकते तो हम फिर कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, और एक क्या है, शाह, V2 है।
अभी हमने क्या पढ़ा था कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में बी टू का प्रयोग हुआ होगा तो जो हम सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया यूज करेंगे वो क्या करेंगे, डिड। और जब हम डिड यूज करेंगे फिर उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, और फिर हम यूज करेंगे फेल टू। और फेल टू के बाद जो ये V2 है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, B1 में। क्यों? क्योंकि हमने सहायक क्रिया क्या उसकी डिड, और जब भी डिड आता है तो डिड के साथ क्या आता है, B1। तो साथ से क्या हो जाएगा तो C। तो आई डिड नॉट फेल टू सी अ डॉग। सेंटेंस है कि मैंने एक कुत्ते को देखा। दूसरा है कि आई डिड नॉट फेल टू, मैं देखने में असमर्थ नहीं हूं, किसको, अ डॉग, एक कुत्ते को मैं देखने में असमर्थ नहीं हूं। ये बताइए जब वो इस चीज को देखने में असमर्थ नहीं है तो वो क्या करेगा, सा देखेगा। या उसने देखा, उसने कहा कि मैं इसको देखने में असमर्थ नहीं था, तो फिर उसने क्या किया, देखा। तो क्या है, जब भी यदि क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो हम नॉट के साथ फेल टू लगाएंगे और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल फर्स्ट के बाद ये सेकंड था। अब हम थर्ड रूल की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा तीसरा रूल क्या कहता है। और सभी लोग जो है बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग और इस बोर्ड एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। अब हम देखेंगे तीसरा नियम, रूल नंबर थर्ड। यदि कोई ऐसा वाक्य हो कि जिसके प्रारंभ में B1 हो अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो अपन को कुछ नहीं करना है, उस वाक्य से पहले सिर्फ लगाना है डू नॉट फेल टू। यानी ऐसा वाक्य जो B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट ना हो, तो वाक्य के पहले क्या लगाएंगे, डू नॉट फेल टू। जैसे हमने कहा कि प्लक द फ्लावर्स, फूलों को तोड़ो। क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज हुआ, नहीं। प्लक यानी तोड़ना यानी क्या है, B1। और जब सेंटेंस सीधा हमारा प्रारंभ हुआ हो किससे, B1 से, तो हमें पूरी सेंटेंस से पहले क्या जोड़ना है, हमको जोड़ना है डू नॉट फेल टू, डू नॉट फेल टू। सीधा सेंटेंस लिख देंगे प्लक द फ्लावर। अंडरस्टूड, चेक इट। यदि वाक्य हमारा B1 से प्रारंभ यानी फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ हो, तो जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम इस वाक्य से पहले क्या लगाएंगे, डू नॉट फेल टू। और डू नॉट फेल टू का यूज करने के बाद हम यूज करेंगे पूरा सेंटेंस ही लिख देंगे जो हम कहते हैं, अर्थात हम यूज करेंगे B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम रूल 4 की ओर चलेंगे। रूल 4 हमारा क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि यदि वाक्य में ऑलवेज या एवर, उसने कहा कि यदि वाक्य में ऑलवेज या एवर का प्रयोग हुआ हो तो हम इन दोनों के स्थान पर यूज करते हैं नेवर अर्थात कभी नहीं। क्लियर, ऑलवेज और एवर का प्रयोग होगा तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन दोनों के स्थान पर क्या यूज करेंगे, नेवर। और यदि उस वाक्य में हमें क्या दिया गया है, हमको दिया गया है एडजेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, तो हम इसका क्या यूज करेंगे, एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द यानी कि उल्टा। यदि ऑलवेज और एवर के साथ एडजेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो यानी कि कर्ता की विशेषता दी गई हो, तो हम नेवर के साथ साथ उस एडजेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट का क्या यूज करेंगे, एंटोनिम या अपोजिट वर्ड। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे सेंटेंस में। जैसे हमने कहा कि ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट द पुअर, हमेशा हमेशा क्या करनी चाहिए,
रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान करना चाहिए द पुअर, किसका, गरीबों का, हमेशा गरीब लोगों का सम्मान करो। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऑलवेज के स्थान पर क्या लिखेंगे, नेवर। और रिस्पेक्ट का उल्टा क्या होता है, इंसल्ट, इंसल्ट यानी बेइज्जती करना द पुअर। उसने बताया कि हमेशा गरीबों का सम्मान करो, हमेशा गरीब लोगों का क्या करो, सम्मान करो। और दूसरा सेंटेंस है कि कभी भी गरीब लोगों की बेइज्जती मत करो, अर्थात जब बेइज्जती नहीं करना है तो क्या करो, सम्मान करो। यही तो हमने बताया था कि यदि ऑलवेज या एवर से प्रारंभ हुआ हो और उस वाक्य में यदि सब्जेक्ट की विशेषता दी है तो हम इस स्थिति में उसका क्या यूज करेंगे, एंटोनिम या अपोजिट अर्थात बिलोंग शब्द यूज करेंगे। ये हमारा था रूल नंबर 4। और एक हम देखेंगे सब्जेक्ट वाला सेंटेंस, जैसे हमने कहा कि सी ऑलवेज कम्स लेट। उसने बताया कि वह हमेशा देरी से आती है, वह हमेशा कैसे आती है, देरी से आती है। तो जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सी और ऑलवेज की जगह क्या लगा देंगे, नेवर। अब हम देखें, हमने अभी ये भी पढ़ाया था कि यदि B5 का यूज हुआ हो तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हम नेवर यूज करते हैं कभी नहीं, उसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो इस सेंटेंस में हम डू भी नहीं लगा सकते हैं, अर्थात हम उसको B5 ही लिखा रहने देंगे। तो सी नेवर, उसने बताया कि कम्स लेट, वह हमेशा कैसी आती है, देरी से आती है। तो सी नेवर कम्स इन टाइम। देखो, पहला सेंटेंस कह रहा है कि वह हमेशा देरी से आती है, दूसरा कह रहा है कि वह कभी भी समय पर नहीं आती, और जब वह समय पर नहीं आती तो हमेशा कैसे आती है, देरी से आती है। अंडरस्टूड? ओके। अब हम देखेंगे 5वां रूल, और वही हमारा इस दिन का लास्ट नियम होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से हम जो है सीखेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश जो है एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और हमारे पढ़ाने का अंदाज भी कुछ अलग ही होगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चल पड़े हैं अब कदम मंजिल की ओर, तो उन्हें वापस क्यों खींचना। जो हमने अपने माँ बाप से किए थे वादे, अब उन वादों को हम कैसे भूल जाएं। तो हम उन वादों को भी नहीं भूल सकते हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से किया था, उनका भी एक अरमान हमसे जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 5 कि रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है और हम किस तरीके से सेंटेंस को हम बदल सकते हैं। तो रूल 5 हमारा कहता है कि जो सेंटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए एज सून एज से प्रारंभ। आया समझ में कि नहीं? रूल नंबर 5 RS मत समझना इसको। उसने बताया कि जो हमारा सेंटेंस होना चाहिए वो किससे सेंटेंस प्रारंभ होना चाहिए, एज सून एज। तो हम एज सून एज के स्थान पर यूज करेंगे नो सूनर, प्लस उसके तुरंत बाद हम यूज कर देंगे सहायक क्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि वाक्य हमारा एज सून एज से प्रारंभ है तो हम एज सून एज के स्थान पर नो सूनर यूज करेंगे, और नो सूनर के तुरंत बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उस वाक्य के बीच में कामा का प्रयोग हुआ होगा तो हम कामा के स्थान पर यूज करेंगे देन। समझे? एज सून एज के स्थान पर यूज करेंगे नो सूनर, और उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया कामा के स्थान पर यूज करेंगे देन। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इंग्लिश बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे सब, और मैं इंग्लिश को बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा, देखते चलें आप लोग, अभी सब नया नया ही है। तो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या लिखना है, नो सूनर, तो हम यूज करेंगे नो सूनर, और उस नो सूनर के बाद हम यूज करेंगे HB यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे हम वर्ब,
वर्ब के बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे देन। नो सूनर किसके स्थान पर, एज सून एज के स्थान पर। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इस एज सून एज का प्रयोग जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इसका प्रयोग हम प्रश्नवाचक शब्द की तरह कर रहे हों, लेकिन वास्तव में एज सून एज का प्रयोग ऐसे ही होता है। और वाक्य के बीच में जो हमारा कॉमा आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, देन। और देन के बाद हम यूज करेंगे सेकंड सेंटेंस। इस भाई साहब को हमको बिल्कुल भी नहीं बदलना है। इस भाई साहब अर्थात दूसरे वाले भाई साहब यानी कि वाक्य को, सेंटेंस को हमें क्या नहीं करना है, बदलना नहीं है। किस तरीके से, तो एज सून एज जो ही आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, एज सून एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, कॉमा इट बिगन टू रेन, क्या बरसने लगा, पानी। एज सून एज, जैसे ही मैं बाहर गया तुरंत पानी बरसने लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एज सून एज के स्थान पर क्या लिखेंगे, नो सूनर। और नो सूनर के बाद हमको यूज करना है सहायक क्रिया। कुछ याद करो, याद होना भी कर लो जो हम पढ़ा चुके हैं रूल। अभी हमने क्या पढ़ाया था, इससे पहले पढ़ाया था कि यदि वाक्य में बी टू हो तो सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, डिड। और जब डिड लगाते हैं तो कौन सी फॉर्म पे यूज करते हैं, B1 का। तो जो वेंट है वो किसकी है, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है। इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डिड, और उसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट आई। तो नो सूनर डिड आई, और जब हम डिड का प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में फिर हम B2 नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, B1 का। तो गो आउट, और कामा के स्थान पर क्या यूज करेंगे, देन। क्या कहा था, दूसरे वाले भाई साहब को थोड़ा सा भी नहीं चेंज करना है, छूना भी नहीं है बदलने के नाम से, और बस हमें ज्यों का त्यों लिखना है, फोटो कॉपी करना है, बिगिन टू रेन। तो नो सूनर डिड आई गो आउट देन इट बिगिन टू रेन। आज हमने 5 नियम पढ़े इसके, और हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थैंक्स फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल।